सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। देश में आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं सियासी दलों ने भी मतदाताओं को अपने हक में करने के जतन शुरू कर दिए हैं। इस सबसे इतर चुनावी समर में हर लिहाज से सबसे अहम है तो वो हैं युवा और महिलाएं। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लोकसभा चुनाव में महिलाओं और युवा मतदाताओं की भूमिका, उनकी अपेक्षाएं और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के पूर्व निदेशक और वर्तमान में एमसीयू भोपाल के महापरिषद के सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर ओम प्रकाश जी। साथ ही हैं माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के प्राध्यापक प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी। आप दोनों ही महानुभाव का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी भोपाल का और सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। सबसे पहले ओम प्रकाश सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 1,52,00,000 से अधिक युवा मतदाता हैं, जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है। अगर उम्र को बढ़ा दिया जाए तो 18 वर्ष से 39 वर्ष तक की उम्र के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3 करोड़ पार पहुंच जाती है। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का मध्य प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव में मतदाता हैं उसमें 50% से अधिक है। तो क्या ये माना जाए कि युवा मतदाता इस बार गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, ऐसा है कि आपका कहना सही है। सबसे पहले राशिद जी ये बताना चाहूँगा कि जो सीनेरियो आपने प्रस्तुत किया, देश की भी यही सीनेरियो है। लगभग 60 से अधिक प्रतिशत मतदाता पूरे देश में युवा हैं। और युवा की कुछ विशेषता है, केवल उम्र के आधार पर मत जोड़िए। 29 वर्ष तक की अवस्था जी। आप 18 में मतदाता बन जाते हैं, 29 वर्ष की अवस्था तक उनको युवा मानते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि युवा मतदाता उत्साहित होता है, उत्साह होता है। और हमारी जो सूचना है उसके अनुसार जो नए मतदाता हैं, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, अगर उनका प्रतिशत चुनाव आयोग निकाले तो ये पता चलेगा कि उसमें 90% तक जो पहली बार मतदाता बनते हैं उत्साह रहता है, तो 90% से अधिक मतदान बूथ तक जाते हैं जी। तो युवाओं में मतदान का एक क्रेज रहता है और उत्साह रहता है, इसलिए उनकी पोलिंग का प्रतिशत, केवल वे संख्या में 60% से अधिक हैं या आपके अनुसार 2 करोड़ से अधिक हैं, ये मुख्य रूप से नहीं, राष्ट्र स्तर पर भी देखा जाए तो अगर उनका पोलिंग प्रतिशत देखा जाएगा तो पोलिंग प्रतिशत भी वो 80 के पार जाएगा जी। तो 80% वो अपनी भूमिका जब निभाएगा। देखिए, 20% तक समाज विज्ञान में जो सांख्यिकी है, आंकड़े के विशेषज्ञ भी बता सकते हैं कि ये इसको सोशल वेरिएशन कहा जाता है जी। सोशल वेरिएशन का मतलब है परीक्षा है, निजी कारण है, बीमारी है, कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं कि चुनाव के समय वो मतदान स्थल से दूर रहता है, जिसके कारण नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। इसलिए नए मतदाता निश्चित रूप से गेम चेंजर हैं और जिनके प्रति उनका एक नए मतदाताओं की एक और विशेषता होती है कि वे सामूहिक मतदान प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। नया मतदाता जिस दल, जिस विचार, जिस सिंबल से उसका लगाव हो जाता है तो अकेले नहीं जाता, उसके दोस्त और दोस्तों की एक कड़ी, जैसे आप तो सोशल मीडिया में के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक सोशल नेट बनती है, तो उसके माध्यम से जिसमें जिस सरकार के साथ, जिस दल के साथ उसका हित जुड़ा रहता है, उसके साथ वो व्यापक मतदान करता है। इसलिए जिसके पक्ष में जाएगा उसी तरफ सरकार की दिशा मुड़ती है। इसलिए निश्चित कह सकते हैं कि दिशा मुड़ने का मतलब गेम चेंजर हो गया जी जी, बिल्कुल। तो गेम चेंजर रहेगा, ये तो है। संजीव सर, आपसे मेरा अगला सवाल है और युवाओं के साथ जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो महिलाएं हैं जी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, 29 लोकसभा सीटों में कुल महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 2,73,87,000 से ज़्यादा है। प्रदेश की मंडला, बालाघाट और रतलाम लोकसभा सीट जो हैं वहाँ पर पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है। बालाघाट लोकसभा सीट जो है वहाँ पर 1000 पुरुषों में महिला मतदाता 1014 हैं, यानी इन तीनों जो लोकसभा सीट हैं वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो
किंग मेकर साबित हो सकती हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पिछले 1 दशक में मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत काम किया है। महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं संबंधी नीति और कार्यक्रम सरकार ने लगातार चलाए, और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में लगातार कई वर्षों तक एक ही तरीके की सरकार, एक ही विचारधारा की सरकार रही और बहुत लोकप्रिय सरकार रही। जहाँ तक महिला वोटरों का सवाल है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने आंकड़े दिए हैं, और जब हम भारत के संदर्भ में भी देखते हैं तो लैंगिक अनुपात जो है महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर कंटिन्यूस बढ़ा है। और आज महिलाएं ना सिर्फ सशक्त हैं, हमारी भारतीय समाज और संस्कृति महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत ही महती भूमिका करती रही है। जब हम पाश्चात्य संस्कृति से बात करते हैं तो उस संदर्भ में हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका ना सिर्फ बहुत जिम्मेदार है बल्कि बहुत सशक्त है। जब लोकतंत्र का महापर्व हमारा निर्वाचन प्रक्रिया होती है, जब चुनाव होते हैं, तो महिलाएं चूँकि आज हम देखेंगे ना सिर्फ समाज में, परिवार में भी एक निर्णायक भूमिका में होती हैं। हमारे जितने युवा वोटर्स हैं, हमारे परिवार के युवा वोटर्स हैं, उनको प्रभावित करने में, उनके व्यवहार परिवर्तन करने में कहीं ना कहीं उनके घर में जो महिलाएं हैं, चाहे उनकी माँ हो, दादी हो, चाची हो, मामी हो, चर्चा करती हैं। महिलाएं भी आज समाचार टेलीविज़न चैनलों पे देख रही हैं, मैगजीन देखती हैं, और जनसंचार के सभी साधनों का उपयोग करके उनकी चेतना बढ़ी है। वो ज़्यादा सचेत हुई हैं, जागरूक हुई हैं, और मतदाताओं का जो व्यवहार परिवर्तन जो होता है उसमें हम देखेंगे कि महिलाओं की संख्या के साथ साथ मतदान दलों पर जो वोटर्स में कन्वर्ट होने का प्रतिशत है वो भी महिलाओं का बड़ा है। पिछले चुनाव में भी अगर हम विधानसभा चुनाव की बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में करें तो महिला चुनाव प्रतिशत बड़ा था, निर्वाचन का मतदान डालने में महिलाओं की संख्या बड़ी थी। ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जागरूकता, सचेतता और उनकी जागरूकता को इंगित करता है। तो समाज में और परिवार में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, और वो हमारे वोटरों के व्यवहार को प्रभावित करने में, निर्णय तक ले जाने में उनकी भूमिका, और हाँ, हम अगर उसको एक लोकप्रिय भाषा में बोले तो एक समाज में और मतदाताओं का माहौल निर्वाचन प्रक्रिया में बनाने में उनकी भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सक्रिय मानी जानी चाहिए। जी, ओम प्रकाश सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा जो आपसे सवाल है कि आदि आबादी पर सरकारों का खास फोकस रहा है, जैसे संजीव सर ने भी कहा है, लेकिन क्या वो सिर्फ वोट बैंक हैं या वास्तव में उनमें जागरूकता आई है? देखें, हम इसलिए आपसे कहेंगे कि विगत 2 चुनावों का राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो 2014, 2019 चूँकि 2 चुनाव हाल में हुए हैं, पहले से जो रूट महिलाओं के मतदान प्रतिशत का था उसमें व्यापक उछाल और परिवर्तन आया 2019 में। तो एक तरह से ये देखा जाए, और लंबे समय से देश में पंचायती राज आ जाने के बाद पंचायती राज में ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में महिला सदस्यों की भागीदारी बढ़ी है। और शुरू के दशक में कोई चीज़ लागू किया जाए तो उसका प्रभाव ये रहता है कि उसकी थोड़ी से ड्रॉबैक्स रहते हैं। तो उस तरह से हुआ कि महिला प्रतिनिधि होते थे, जनप्रतिनिधि, लेकिन उनका उपयोग उनके अधिकारों का के स्थान पर छद्म उपयोग करते थे, पति प्रधान इस तरह का चलता था। लेकिन धीरे धीरे शासन व्यवस्था में जागरूकता आई, और अब किन्हीं पदों पर महिला अगर निर्वाचित है तो अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। तो जब जागरूकता अधिकारों के क्षेत्र में आई तो कर्तव्य के क्षेत्र में भी तो आई। तो महिला अब क्या हैं, अब आप देखा जाए पिछले मतदान व्यवहार में देखा जाए तो उसी परिवार के पुरुष मतदाता कम मतदान करने गए हैं, महिलाएं ज़्यादा गई हैं, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। तो आप देखें कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 2019 में 14 की तुलना में मतदान प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा, लेकिन एक चीज़ और है, पुरुषों की तुलना में उनका मतदान प्रतिशत बढ़ा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखिए तो महिलाएं लगभग 48% हैं और मतदान में पुरुषों से अधिक हो गई। इसका मतलब ये स्पष्ट करता है आंकड़े कि हम मतदान प्रतिशत में
महिलाओं ने स्वतंत्र निर्णय लिया। ये आंकड़े बोलते हैं जी। कि जितने पुरुषों की संख्या है उससे कम महिलाएं हैं, लेकिन मतदान करती हैं ज़्यादा महिलाएं पुरुषों से हट करके। तो ये हमें बताता है कि जो सामाजिक निर्णय प्रक्रिया है उसमें महिलाएं स्वतंत्र निर्णय ले रही हैं और स्वतंत्र निर्णय की प्रक्रिया है। अब वह समय नहीं है। पहले हम बताएं कि 70 के दशक में हम लोग जब छोटे थे, मतदाता जब नहीं थे, तब भी 7 मतदान स्थल पर जाते थे। तो लंबी कतारें जो महिलाओं की होती थी उनमें महिलाओं का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था, घूंघट दिखाई पड़ता था, चाहे बूढ़ी हो या जवान। अब वो प्रक्रिया बदल गई है। अब तो आपको घूंघट वाली महिलाएं खोजने के लिए मिलेंगी, ठीक है, या किसी समुदाय विशेष की है कि अपने नकाब आदि में है। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी क्या कम मत। दूसरी चीज है साक्षरता बढ़ी है। तो साक्षरता से सामाजिक व्यवहार, सामाजिक निर्णय प्रक्रिया, भागीदारी सब बदली है। तो मतदान के व्यवहार के प्रति उनकी जागरूकता स्वयं आई है और महिलाएं खुद अब आगे आकर के सुबह की ही पाली में, पहले महिलाएं कब जाती थी? भोजन बनाने के बाद, दोपहर के बाद। अब सुबह से ही महिलाओं की लाइन लग जाती है। ये स्पष्ट करता है कि महिलाएं जागरूक हुई हैं और मतदान के प्रति सतर्क हुई हैं और उसे वे अपना अधिकार मानती हैं और प्रयोग कर रही हैं। संजीव सर, आप पत्रकारिता विभाग के एचओडी हैं, तो आंकड़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर हम देश की बात करें तो लोकसभा चुनाव में पहली बार के वोटर जो हैं वो 1,84,00,000 से ज़्यादा हैं, यानी इनकी उम्र 18 और 19 वर्ष के बीच की है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो 18 से 19 जो आयु वर्ग है उसमें नए मतदाताओं की संख्या 16,49,000 से ज़्यादा है। इनके लिए चुनावी मुद्दे कितने अहम हैं? फिर आपका बहुत अच्छा प्रश्न है राशिद जी। देखिए, युवाओं की संख्या विशेष तौर पर जो हमारे भारतीय मतदाता हैं उसमें युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज का युवा बहुत समझदार है, सचेत है, जागरूक है, सजग है और उसके पास सूचना प्राप्त करने के बहुत साधन हैं। वो जनसंचार के सभी साधनों का उपयोग करता है, डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहा है, मोबाइल उसके हाथ में है, सारी सरकारों के कार्यक्रमों को, नीतियों को देखता परखता है। जितने राजनीतिक नेता हैं उनके वक्तव्यों को, उनके वीडियोस को, उनकी रील्स को देखता समझता है, अपने ग्रुप में विमर्श करता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं, मतलब 18+ जो आज हुए हैं जी, और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनका बड़ा उत्साह देखने को मिलता है। मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे बेटे ने खुद से ऑनलाइन जो है अपना वोटर कार्ड बनाया, एपिक पे जाके उसने खुद अपना जनरेट किया। हम जब नए मतदाता बने थे तो हमारा तो मैनुअल तरीके से होता था और थोड़ा लेट मिला था। कहने का आशय ये है, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण करता हूँ और विद्यार्थियों के बीच में होता हूँ, उनके उन जो नए वोटर्स हैं उनकी चेतना का स्तर और जागरूकता का स्तर बहुत बड़ा, बड़े समझदार हैं। वो अपना मतदान जो करते हैं तो बहुत देख समझ के, तौल मोल के करते हैं, यूं ही किसी के कहने से नहीं डालते हैं। वो सरकार की नीति कार्यक्रमों को देखते हैं, देश में, समाज में, राष्ट्र हित में कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, कौन सरकार जो है सामाजिक समरसता के प्रति काम कर रही है, कौन युवाओं को रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर सेल के माध्यम से हो या स्वयं के रोजगार मूलक उनको कौशल उन्नयन की दिशा में सरकारी नीति और कार्यक्रम हो, कौन महिलाओं के चाहे उनके सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं के स्वरोजगार की बात हो। अभी प्रोफेसर ओम प्रकाश सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो महिलाओं का प्रतिशत और जो साक्षरता दर बढ़ा है उसका कारण ही है कि सरकार ने, चाहे हम मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना की बात करें या उसमें हम जो उनको बाइसिकल योजना थी, कन्याओं को स्कूल तक ले जाने के लिए साइकिल, क्योंकि उनको पैदल जाना होता था और बहुत सारा ड्रॉप आउट रेट शालाओं में था, वो भी बात थी, या कन्याओं को जो है स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति के साथ ही निःशुल्क उनकी शिक्षण, मतलब उनको निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की जो पाठशाला छोड़ने की प्रवृत्ति थी उस पे विराम हुआ,
उस पे रोक लगी और स्कूल के साथ साथ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भी महिलाएं शिक्षण के लिए आगे बढ़ीं और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी शिक्षण का साक्षरता प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है। ना सिर्फ देश में, मध्य प्रदेश में भी महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है। उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नीति कार्यक्रमों ने काम किया है। जी। युवाओं की जो आपने बात की थी, मैंने पहले ही बोला कि बहुत जागरूक और सचेत हुआ है। अनेक जनसंचार के माध्यमों का उपयोग करके, सूचनाओं का संकलन करके, उनका विश्लेषण करके, स्वयं के विवेक से निर्णय करके युवा वोट डालने आज जाता है। बूथ पे सुबह सुबह जब 7 बजे से मतदान होता है तो आप देखेंगे सर्वाधिक संख्या युवाओं की सवेरे होती है। उसी के साथ साथ महिलाएं भी, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं हों, वो भी सजग होकर अपना वक्त निकाल कर नित्य दैनंदिन के उसमें भी मतदान के लिए जाती हैं। और जैसा प्रोफेसर सिंह साहब ने बोला कि आज महिलाएं घूंघट में नहीं दिखती हैं और पुरुषों की तुलना में मतदान या वोट डालने के लिए, मतलब वोट कन्वर्शन का प्रतिशत महिलाओं का है और वो उनकी लंबी लंबी कतारों से दिखता है। और महिलाएं आप देखेंगे कि साथ में होती हैं, एक नहीं जाती है महिला, मोहल्ले में, पड़ोस में, परिवार से 3 या 4 महिलाएं जाती हैं, वो अपने साथ 4 वोटरों को और ले जाती है। इसी तरीके से युवाओं का व्यवहार होता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ या परिवार में यदि चाचा ताऊ के भाई हैं तो 4 या 5 युवा वोटर्स, नए मतदाता साथ में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र तक या बूथ तक मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में युवाओं और महिलाओं दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ ना सिर्फ स्वयं अपना मतदान करते हैं बल्कि अपने साथ अन्य 4-5 वोटर्स को या मतदान डालने वाले मतदाताओं को कन्विंस कराकर ले जाते हैं और स्व विवेक से, स्व निर्णय से अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस लोकतंत्र के कर्तव्य में अपनी आहुति देते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है कि युवाओं की अपनी ज़रूरतें और दिक्कतें हैं, मताधिकार के बल पर वो कैसे अपने अधिकार को पा सकते हैं? देखें, ऐसा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा है मुद्दे। युवाओं के मुद्दों को विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव की जो कैंपेन चलती है, जो चुनाव प्रचार चलता है, उसमें उठाते हैं जी। और साथ साथ विभिन्न समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपनी समस्याओं को राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको, राजनीतिक दलों के जो वक्ता हैं, मुख्य निर्णय या कार्यकारी उनकी कार्यकारिणी है, उनके लोगों तक पहुंचाते हैं। और कुल मिलाकर के कोई भी राजनीतिक दल जो युवाओं की समस्याएं हैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। युवा खास नहीं, समग्र युवा की जो समस्या है, समग्र युवा की समस्या में होता है शिक्षित युवाओं का, कुशल युवाओं का रोजगार की समस्या है, उनके लिए सुविधाएं हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट पर बैंक लोन आदि शिक्षा के लिए मिल जाए। इसी तरह से अन्य उनकी आधारभूत कुछ आवश्यकताएं होती हैं। मान लीजिए कोई उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहता है तो रोजगार। दूसरी चीज़ है कि युवाओं की ये भी ज़रूरत रहती है कि प्रायोगिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता आदि हो। इन सारे मुद्दों के बीच वो मतदान करता है। हर राजनीतिक दल इन मुद्दों को सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में उठाता है और कुछ भावी योजनाओं को भी वो बताता है कि वो क्या करेगा। भावी योजनाओं का मतलब क्या है? वो ये बताता है कि अगर राजनीतिक दल बताते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम युवाओं की समस्याओं पर क्या करेंगे। आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा युवा, जो देश के सबसे ज़्यादा, अगर कहा जाए कि देश के सबसे ज़्यादा युवा रोजगार के किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो है प्राथमिक शिक्षा। सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं और प्राथमिक शिक्षक बने हुए हैं। तो आप एक देखा जाए कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, और प्राथमिक शिक्षा हर घर से जुड़ी हुई है। कोई भी बच्चा अगर उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करता तो प्राथमिक शिक्षा तो आवश्यकता है। देश की चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सबका लक्ष्य क्या है? हर बच्चा विद्यालय जाए, कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रहे। इसी तरह से फिर जो युवाओं की समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं
जो अभी पढ़ रहे हैं लेकिन सोशल स्थितियों के नाते वो अपने बच्चों के एक गार्जियन भी बन चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा भी दी जा रही है। तो प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं, उनका स्तर, शिक्षा का स्तर, शिक्षा के संसाधन, ये सब युवाओं की समस्याओं से जुड़े तथ्य हैं। इन्हीं की आलोक में युवा मतदान करता है और उसको देखता है कि जिस सरकार या जिस दल से उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति ज़्यादा होगी उनके पक्ष में मतदान करता है। लेकिन मतदान का प्रतिशत कभी कभी इसलिए भी बढ़ जाता है कि अगर युवाओं के लिए कोई सरकार, कोई स्थितियां चुनौती बनी हैं तो उसके पक्ष या विपक्ष में युवाओं का एक गठबंधन बनना शुरू हो जाता है। उस गठबंधन की चुनौती क्या रहती है कि हम अधिक से अधिक युवा मतदान करें कि युवाओं की अपेक्षा की सरकार बने। इसीलिए युवा जो है वो व्यक्ति नहीं, एक समूह के रूप में मतदान करता है। वह समूह केवल पारिवारिक नहीं होता, ग्रामीण नहीं होता, वो निर्वाचन क्षेत्र तक नहीं सीमित होता, वो राज्य और कभी कभी विशेष मुद्दों पर राष्ट्र से संबंधित होता है। बिल्कुल। संजीव सर, महिलाओं की अगर हम बात करें, समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लिहाजा क्या वो अपने मताधिकार से अपना वाजिब हक प्राप्त कर पाई हैं या कर सकती हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि महिलाओं की जागरूकता, सचेतना और मतदान करने की जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके हक, उनके कर्तव्य, उनके प्रति घोतक है। वो अपने कर्तव्यों को पाने के लिए, अपने हकों को पाने के लिए और अपनी जागरूकता को प्रदर्शित करने के लिए ना सिर्फ मतदान करती हैं बल्कि समाज में एक लीड रोल में नज़र आती हैं। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आज महिला हैं, अनेक प्रदेशों की गवर्नर महिलाएं हैं। आपने देखा कि राजनीतिक दलों में भी महिलाएं कैबिनेट मंत्री से लेके अनेक निर्णायक भूमिका में महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएं महिलाएं हैं। और महिलाएं आज कहाँ नहीं हैं, आप ये बताइए। विज्ञान में आप इसरो में देखेंगे, चंद्रयान की टीम में भी हमारी महिलाएं थीं। तो हमारे आकाश से लेके धरती से लेके पाताल तक की, कहने का आशा है नौसेना तक में, डिफेंस में भी, हमारी आर्मी में भी महिलाओं की प्रतिशत बढ़ी है। और कहीं ना कहीं ये उनकी जागरूकता, ये उनकी साक्षरता, ये उनकी शिक्षा और राष्ट्र में और समाज में उनकी सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करने की दिशा में उनके मजबूत कदम को प्रतिबिंबित करता है। और यह सब कुछ संभव हुआ है सरकार और समाज के बदलाव के कारण, सरकारी नीतियों के कारण और सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए ठोस कार्यक्रमों के कारण महिलाओं की समाज में स्थिति बदली है। आज आधी आबादी एक हाशिए पे ना होकर एक नेतृत्व की दिशा में अपने कदम ताल करती नजर आती है। ओम प्रकाश सर, थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है ये कि युवा और महिला मतदाता किसी भी जो राजनीतिक दल है उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, या कहा जाए कि हो सकते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या उनके लिए, महिलाओं और युवाओं के लिए जितना किया जाना था उतना किया गया है या अभी भी गुंजाइश है? देखिए, ऐसा है कि हर राजनीतिक व्यवस्था को बनाने और बदलने का काम महिला और युवा करते हैं। जैसे भारत में देख लीजिए तो लगभग युवाओं की आबादी 60% जाती है जी, और पूरे में महिलाओं की मतदाता प्रतिशत 48% है। तो उसके बाद थोड़ा सा एवरेज बचता है जो मेजॉरिटी नहीं होती। लगभग 2/3, 2/3 मतदाता जो होते हैं युवा महिला हो जाते हैं। तो जब भी बदलने की कोशिश हुई है तो आप देखें, चाहे आपातकाल के बाद सरकार बदली तो उसमें युवा महिलाओं की भूमिका रही है। और सदा से आप देखिए, जब पंचायती राज की शुरुआत हुई तो उसमें जो परिवर्तन के केंद्र बनाए गए या पंचायती राज के केंद्र बने, चाहे समन्वित विकास, ग्रामीण विकास योजना चली, चाहे उसके बाद जो योजनाएं चली, उनमें महिला को, युवाओं को केंद्र बनाया गया। आज भी महिला युवाओं को केंद्र बनाया गया। अब जैसे कुछ क्षेत्रों में कहा जाए कि अभी महिलाएं 1990 के दशक के पहले वे विभिन्न जाति, धार्मिक, अन्य समुदायों में बटी थी, लेकिन सरकारी नीतियों के नाते वो सामुदायिक विभेद खत्म हुआ। अब महिला एक समूह के रूप में उभरी है। जैसे पहले कहा जाता था कि युवा कुछ है ही नहीं,
वो जातीय और सामाजिक घेरे में बटा हुआ है। लेकिन अब महिला और युवा एक समूह, दो समूह के रूप में उभरे हैं। और जहाँ तक कहा है कि महिलाओं युवाओं के लिए विगत दशकों में राज्य सरकारों ने भी काम किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है। लेकिन एक चीज़ है, उसी के साथ हम विकास की कड़ी भी आगे आती है। अब जैसे हम जहाँ आज पहुँचे हैं, ये आकाशवाणी है जहाँ आज है, अगले 1 दशक में उसका सारा सिस्टम, फिर टेक्नोलॉजी सब बदल जाएगी। तो समाज की मांग भी बदलती है। तो युवाओं के लिए जो अब तक संभव था, सरकारों ने पिछले 1 दशक में केंद्र राज्य सरकार ने किया। अब यह है कि नई मांगें, नई चुनौतियां आ रही हैं। उस चुनौतियों के अनुरूप और भी कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी की नई मांग नए कौशल के साथ महिला और युवा होंगे। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए जो सक्षम होंगे, जो प्रशिक्षण लिए होंगे, ऐसे महिलाओं और युवकों की जब संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए एक नए रोजगार की आवश्यकता होगी। तो सरकार के लिए नई चुनौती और नया कदम उठाना पड़ेगा। तो अब तक जो किया गया है, जितने संसाधन थे उसमें सरकारों ने अच्छा किया। आगे भी वे सरकारें करेंगी। युवाओं की उपेक्षा वो नहीं कर सकती, क्योंकि हर 5 वर्ष बाद सरकारों की परीक्षा होती है और उस परीक्षा के निर्णायक होते हैं युवा और महिला और देश के मतदाता। विजन 2047 को लेकर सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। जैसे प्रोफेसर सिंह ने बताया कि डिजिटल युग में हमारी चुनौतियां भी बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे भी और चुनौतियां भी पैदा करेंगे। वर्तमान जो अवसर हैं वहां पर महिलाओं और युवाओं की भूमिका बहुत सक्रिय होगी, महती होगी। और हम देखेंगे कि सरकार के चिंतन के अलावा युवा भी अगले 20 साल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। महिला सशक्तिकरण भी उसी दिशा में हो रहा है, चाहे वो कौशल उन्नयन योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के स्वरोजगार के लिए बहुत सारे उद्योग और ऐसे छोटे काम उद्योग हैं। आज हमने पड़ोसी देशों से जिन चीज़ों को आयात करते थे पूर्णतः प्रतिबंध हुआ, ये बहुत बड़ा राष्ट्र में परिवर्तन हुआ है। और स्वावलंबी बनने की दिशा में हमने उन उत्पादों को अपने ही देश में उत्पन्न करके, अभी रंगोत्सव होली का माहौल है, आप देखेंगे करोड़ों का कारोबार जो है अन्य देशों के उत्पादों को हम लोग पहले आयात करते थे और सारा पैसा हमारे देश का उन उत्पादों में विदेशों में जाता था। आज स्वदेशी चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमने जो है अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है गुलाल और हर्बल तरीके से रंगोत्सव होली को मनाने का संकल्प लिया और आज देश के बाज़ारों में हर्बल उत्पादों की वो है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी समाज और स्वावलंबी होते हमारे युवा और महिलाओं का द्योतक है। भारतीय संस्कृति में सदैव से महिलाओं को शक्ति उपासना के रूप में देखा गया है और युवाओं में अपने आप में शक्ति समाहित होती है। इसलिए इन दोनों शक्ति के ध्रुवों को, महिलाओं और युवाओं को, आज के मतदान में और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी महती भूमिका के रूप में हम सब देखते हैं और बहुत आशान्वित हैं और बहुत विश्वस्त और आश्वस्त हैं कि इनके हाथों में हमारा लोकतंत्र और देश और राष्ट्र बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही उन्नति की दिशा में अग्रसर रहेगा। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। ओम प्रकाश सर, आपसे आप युवाओं को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मतदान को लेकर, क्योंकि बहुत जल्दी मतदान होने वाला है महीने में। हमारा मध्य प्रदेश के और पूरे देश के युवा और महिला और सामान्य मतदाताओं से अपील है कि जो नागरिक अधिकार उन्हें संविधान के द्वारा मिला है, उसमें जो 18वीं लोकसभा का गठन होना है, उसके लिए वे मतदान स्थल पर जाएं जिस दिन भी उनका मतदान होना है। और हमारा है कि वो 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने में, निर्वाचन आयोग के 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बने। यही मेरा संदेश है। संजीव सर, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को और महिलाओं को? लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं और महिलाओं से मेरा आह्वान है कि बिना किसी भय के, प्रीत के और बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी चेतना के आधार पर, स्वाविवेक के आधार पर, राष्ट्र हित में, समाज हित में और अपने क्षेत्र के विकास और हित में जो जनप्रतिनिधि बेहतर काम कर सके उसका चुनाव करें। उसके फेवर में, उसके सम्मान में अपना मतदान कर, अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति अवश्य दें और मतदान प्रतिशत बढ़ाकर अपनी राष्ट्रहित और इस लोकतंत्र के प्रणाली को स्वस्थ और सक्रिय बनाने में अपना एक कदम जरूर बढ़ाएं।
कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।